यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यस सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे थे आपके शिक्षण विषयों की। आज आपका लास्ट पेपर है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, तो हम उसी संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे उस पर आपके साथ हम क्लास लेकर के आए हैं। आप हमारे साथ एग्ज़ाम के बाद भी जुड़े रहेंगे, जहां पे हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और पेट की तैयारी आपको कराएंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि संतुलित विकास किसे कहते हैं। संतुलित विकास किसे कहते हैं, तो संतुलित विकास के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ बताया गया कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए न्यूनतम सुविधा का प्रबंध करना, यानी हम पर्यावरण को किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति न पहुंचाएं और समाज के जितने भी लोग हैं उन लोगों तक जो उनकी न्यूनतम आवश्यकता है अगर वह हम पूर्ति करते हैं और इस प्रकार का जो हमारा विकास होगा तो उसी को हम संतुलित विकास की संज्ञा देते हैं। यानी हमारी जो न्यूनतम आवश्यकता है कम से कम उस आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक इस आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। अगर किसी तक ये आवश्यकता की पूर्ति नहीं पहुंचती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संतुलित विकास नहीं हो रहा है। फिर से एक बार देखिए कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए न्यूनतम सुविधा का प्रबंध करना, किसी भी प्रकार की क्षति पर्यावरण को नहीं होनी चाहिए और समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। यदि विकास ऐसा होता है तो उसी को हम संतुलित विकास कहते हैं। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पे देखें, तो हमको मिलेगा क्या कि स्विट्जरलैंड का जो एक आदमी जितनी भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करता है, यानी उसकी जो आवश्यकता है उससे कहीं अधिक वह उपभोग करता है। लेकिन वहीं अगर हम सोमालिया की बात करें तो सोमालिया का जो जीवन स्तर है वो बहुत निम्न है, यानी वहाँ पे जो उसकी अपनी आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो एक तरफ जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति से कहीं अधिक भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग हो रहा है स्विट्जरलैंड में, और दूसरी तरफ एक देश है सोमालिया, वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको जो अपनी भौतिक सुख सुविधा है और जो न्यूनतम भौतिक सुख सुविधा है वह भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इसको हम संतुलित विकास की संज्ञा देंगे? नहीं। तो हमको अपने देश के परिधि से, अपने प्रदेश की परिधि से, अपने जिले की परिधि से, अपने मंडल की परिधि से हमको बाहर निकलना होगा और वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ हमको सोचना होगा और वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ हमको विकास करना होगा। यानी विश्व के जितने भी देश हैं, विश्व के जितने भी मानव हैं, विश्व के जितने भी नागरिक हैं, विश्व के जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों तक अगर हम उनकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कर सकें और उससे पर्यावरण को विकास किसी प्रकार का विनाश ना हो, किसी प्रकार की हानि ना हो, किसी प्रकार की क्षति ना हो, यदि इस प्रकार का विकास हम कर सकते हैं तो उसी को हम संतुलित विकास की संज्ञा देते हैं। यानी उदाहरण हमने दिया कि एक व्यक्ति जो स्विट्जरलैंड का है वह जितना उपभोग करता है उसमें सोमालिया के 40 लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और यह जो कंडीशन है, यह जो असमानता है, उसको अगर हम दूर नहीं कर सकते हैं तो हम अपना संतुलित विकास नहीं कर सकते हैं। आगे चलें, अगर विकसित देशों के लोगों को हम देखेंगे तो वो भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न है, उनका टेक्नोलॉजी आगे है, उनके उद्योग आगे हैं, उनके व्यापार उनके यहाँ अच्छा है, वह अन्य देशों में भी अपनी वस्तुओं को बेच करके व्यापार कर लेते हैं, इसीलिए उनके पास संपन्नता है। जबकि जो अल्प विकसित देश हैं उनके पास गरीबी है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया स्विट्जरलैंड का
कि स्विट्जरलैंड का एक व्यक्ति सोमालिया के 40 व्यक्तियों का गुजारा हो सकता है। यानी स्विट्जरलैंड का एक व्यक्ति जितने में गुजारा करता है, जितने में रहता है, जिस साधन संपन्नता से रहता है, उतने में सोमालिया के 40 लोग एक साथ गुजारा कर सकते हैं। तो ये असमानता को आप दे सकते हैं। अगर ये असमानता है तो हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारा संतुलित विकास हो रहा है। तो हमको अपने गांव के, अपने जिले के, अपने मंडल के, अपने प्रदेश के, अपने देश की परिधि से बाहर निकल करके हमको वसुधैव कुटुंबकम की नीति के साथ हमको विकास करना होगा कि अगर हम किसी भी प्रकार से अगर हम प्रभावित होते हैं तो विश्व के सारे देश प्रभावित होते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ आप समझिएगा कि अगर अरब के देशों से तेल आता है, अरब के देश किसी प्रकार की समस्या में ग्रसित होते हैं तो हमारे यहाँ भी जनजीवन प्रभावित होगा, क्योंकि हमारी भी अर्थव्यवस्था उसी पर टिकी हुई है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है वो पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है और हमको इस नीति के साथ आगे बढ़ना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति। आगे पारिमित्र के बारे में अगर हम समझें तो समविकास को बनाए रखते हुए पर्यावरण का अगर हम संरक्षण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, पारिमित्र तकनीकी कहते हैं। जैसे इको फ्रेंडली सिस्टम, इको फ्रेंडली सिस्टम आप एक बार फिर से समझिएगा कि इस इको सिस्टम में, ये जो हमारा इको सिस्टम है, इस इको सिस्टम में जितने भी घटक पाए जाते हैं उन घटकों को ध्यान में रख करके अगर हम कोई विकास करते हैं, कोई काम करते हैं तो वो इको फ्रेंडली कहा जाएगा। जैसे हम अगर विकास करते हैं, अगर हम अपने खेत में जो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं उससे जो वहाँ पे जो अन्य जीव जंतु हैं वो भी मर जाते हैं, तो हमने इको फ्रेंडली व्यवहार नहीं किया उनके साथ। ये हमको देखना होगा कि इस पारितंत्र में जितने भी लोग हैं, जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी घटक हैं, उन घटकों को एक एक करके हमको ध्यान देना होगा। और अगर नहीं ध्यान देते हैं तो हम इको फ्रेंडली काम नहीं कर रहे हैं। जैव विविधता, आप देखते हैं कि हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य बनाए गए हैं। उसका केवल मूल उद्देश्य कि जो ये इकोसिस्टम है इसमें हर प्राणी, हर वस्तु, हर घटक जो है वह महत्वपूर्ण है और उनको संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए ये वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जिससे उनको संरक्षित किया जा सके। आगे पारमित्र जो जैव तकनीकी है, इस जैव तकनीकी के द्वारा जितने भी जीव इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं उनके संरक्षण करने का दायित्व अलग अलग सरकारों पे है। जैसे भारत में भारत का जो सरकार है, इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ भी उस पर नज़र रखता है, उस पर ध्यान देता है। लेकिन जैव विविधता में किसी भी प्रकार की अगर कमी आती है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे पारितंत्र पे पड़ेगा और उस इकोसिस्टम को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमको निश्चित रूप से उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम खेती करने जाते हैं और वहाँ पे हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं तो उससे भी पारतंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। तो हमको इको फ्रेंडली जो तकनीकें हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाते हुए खेती करना होगा। और आज आप देख रहे हैं कि जो जैविक खेती है उसकी तरफ हमको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके आगे पारमित्र औद्योगिक तकनीकी हमको ऐसा लाना चाहिए, ऐसे उद्योगों का विकास करना चाहिए, ऐसे उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए जो हमारे पारतंत्र को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाए, हमारे इकोसिस्टम को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए और वहां से हमको अपने आवश्यकता की जो ज़रूरत के जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, उसका उत्पादन भी हो सके। तो ऐसे उद्योगों के विकास को हम क्या कहते हैं, पारिमित्र औद्योगिक तकनीकी। और लास्ट में पारिमित्र आनुवंशिकी तकनीकी के माध्यम से आप जानते हैं कि डीएनए से क्लोन के माध्यम से हम नई नई प्रजातियों का जो विकास कर रहे हैं उससे जो हमारी जैव विविधता है उसको हानि होने से हम बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से इको फ्रेंडली का मतलब समझ लीजिएगा कि जो हमारा पारितंत्र है उसके जितने घटक हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, जल हो, मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, कुछ भी हो, उसको बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए अगर हम विकास कर रहे हैं तो हम इको फ्रेंडली व्यवहार कर रहे हैं, इको फ्रेंडली टेक्निक का उपयोग हम कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब आज शाम को फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं
तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।